Hello everyone, this is Ayushi and I am back with Psychology lecture series for class 12. हम चैप्टर 8 साइकोलॉजी एंड लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसके पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे अग्रेशन यानी गुस्सा, वायलेंस यानी हिंसा और हेल्थ के बारे में यानी सेहत। सबसे पहले हम बात करते हैं अग्रेशन एंड वायलेंस के बारे में। अग्रेशन की डेफिनेशन होती है अग्रेशन इज रेफर्ड टू एनी बिहेवियर बाय वन पर्सन दैट इज इंटेंडेड टू कॉज हार्म टू अनदर पर्सन। यानी कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई व्यवहार करता है तो उसको हम कहते हैं अग्रेशन। अग्रेशन जो होता है वो शब्दों के इस्तेमाल से भी किया जा सकता है, लोगों को क्रिटिसाइज करके भी किया जा सकता है और फिजिकल अग्रेशन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है वायलेंस। वायलेंस इज फोर्सफुल डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर टुवर्ड्स अनदर पर्सन और ऑब्जेक्ट। यानी कि हिंसा जो होती है वो जबरदस्ती किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए या उसको बर्बाद करने के लिए जो चीजें की जाती हैं उसको कहते हैं वायलेंस। अग्रेसिव बिहेवियर जो होता है वो किसी को नुकसान पहुंचाने के मकसद से ही किया जाता है, लेकिन जो वायलेंस होता है वो मकसद के बिना भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान अपनी बाइक को ऐसे ही मार रहा है, किक कर रहा है उसको स्टार्ट करने के लिए, तो वो भी वायलेंस होगा, लेकिन वो अग्रेशन नहीं होगा क्योंकि वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। अग्रेशन दो तरीके के होते हैं। पहला होता है इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन। इट इज एन एक्ट ऑफ अग्रेशन दैट इज मेंट टू ऑब्टेन अ सर्टेन गोल और ऑब्जेक्ट। यानी कि वो गुस्सा होता है जो किसी मकसद से होता है या किसी मकाम तक पहुंचने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्कूल में एक सीनियर अपने जूनियर को मार रहा होता है चॉकलेट पाने के लिए, तो उसको कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन। नेक्स्ट है hostile aggression. It is shown as an expression of anger towards the target with the intention of harming them even if the aggressor does not wish to obtain anything from the victim. हॉस्टाइल एग्रेशन में क्या होता है कि जो अग्रेसर होता है वो अग्रेशन इसलिए दिखाता है क्योंकि वो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन उससे कुछ चाहता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब टेररिस्ट अटैक्स होते हैं तो वो बिना किसी चाह के हर इंसान को मारते हैं, बस उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए। तो इसको कहेंगे हम हॉस्टाइल अग्रेशन। नेक्स्ट है अग्रेशन के क्या कारण हो सकते हैं। पहला होता है इनबॉर्न टेंडेंसी। कुछ लोग होते हैं जिनकी जन्म से ही गुस्सा करने की आदत होती है, या जन्म से ही सबको थोड़ा बहुत एंगर भगवान ने दिया है। ये इसलिए दिया है ताकि लोग खुद का बचाव कर सकें, यानी सेल्फ डिफेंस। नेक्स्ट होता है फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। हमारे शरीर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हम गुस्से के लिए प्रेरित हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे दिमाग के कुछ नर्व्स अगर ऐसे एक्टिव हो जाते हैं जिसकी वजह से हम अग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हैं। नेक्स्ट है चाइल्ड रियरिंग। यानी कि जिस वातावरण में बच्चा पैदा होता है, पलता है, उसका उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा ऐसे माहौल में पला बड़ा है जिसमें उसको अग्रेसिव बिहेवियर सिखाया जाता है या दिखाया जाता है, तो वो ज्यादा अग्रेशन दिखाएगा। नेक्स्ट है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन या तब होता है जब हमको किसी मकसद को पाने से रोका जा रहा है। फ्रस्ट्रेशन यानी हम इरिटेटेड रहते हैं जब हमको अपना मकसद नहीं मिलता है, और फ्रस्ट्रेशन की वजह से ही अग्रेशन होता है, यानी गुस्सा। फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन थ्योरी जो है ये जॉन डॉलर्ड नाम के साइकोलॉजिस्ट ने दी थी। इस थ्योरी में उन्होंने बोला था कि जो फ्रस्ट्रेशन होता है उसी की वजह से अग्रेशन होता है। फ्रस्ट्रेटेड इंसान जो होते हैं वो ज्यादा अग्रेशन दिखाते हैं, स्पेशली उन लोगों की तरफ जो कमजोर होते हैं और उनके अग्रेशन पे रिएक्ट नहीं करेंगे। इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इस थ्योरी में ये भी बताया गया है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा फ्रस्ट्रेशन की वजह से ही अग्रेशन हो। कुछ और परिस्थिति होती है जिसकी वजह से अग्रेशन होता है, जो कि यहाँ पर लिखी गई है। पहला है लर्निंग। यानी कि अग्रेशन अगर सीखा गया हो बचपन से, रीइंफोर्समेंट या मॉडलिंग के द्वारा, तो अग्रेशन बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा देखेगा कि उसके जो पिता हैं वो बहुत अग्रेशन दिखा रहे हैं लोगों के प्रति, वो बहुत गुस्सा करते हैं, तो उसका भी वही नेचर डेवलप होगा धीरे धीरे। नेक्स्ट है
ऑब्जर्विंग एन अग्रेसिव मॉडल। एल्बर्ट बैंडुरा नाम के साइकोलॉजिस्ट ने ये थ्योरी दी थी कि जब इंसान किसी अग्रेसिव इंसान को देखता है तो वो उसको इमिटेट करता है, उसकी नकल उतारता है और उससे सीखता है वही बिहेवियर। एंगर प्रोवोकिंग एक्शंस बाय अदर्स, यानी कि जब कोई आपको प्रोवोक कर रहा होता है गुस्से के लिए, तो उसकी वजह से भी गुस्सा आ सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है फ्रस्ट्रेशन, यानी कि जब कोई इंसान किसी की नीड्स को, किसी की जरूरतों को रोक के रखता है जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट होता है, तो वो अग्रेसिव एक्ट करेगा। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ वेपन्स। यानी कि ये स्टडीज ने ये बताया है कि जब लोगों के पास अग्रेसिव वेपन्स होते हैं जैसे चाकू, नाइफ, गन्स, तो वो ज्यादा अग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हैं। नेक्स्ट है पर्सनालिटी फैक्टर्स। इससे हमें ये पता चलता है कि कुछ लोगों का व्यक्तित्व ही होता है जिसकी वजह से वो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं और जल्दी गुस्सा कर लेते हैं। लास्ट है कल्चरल फैक्टर्स, यानी कि जिस समाज और कल्चर में हम पले बड़े होते हैं वो हमें सिखाता है कि हमें अग्रेसिव होना है या नहीं होना है। सामाजिक जो हमारे अग्रेसिव बिहेवियर को अगर प्रेज किया जाएगा, तारीफ की जाएगी, तो हम अग्रेसिव होंगे, और अगर हमारे अग्रेसिव बिहेवियर को बुरा ठहराया जाएगा तो हमारा अग्रेसिव बिहेवियर कम है। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजीज फॉर पीस, यानी कि अग्रेशन और वायलेंस कम करने के क्या तरीके होते हैं। पहला है कि पेरेंट्स और टीचर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी भी अग्रेसिव एक्ट को प्रेज ना करें, उसको एनकरेज, प्रेरित ना करें जिसकी वजह से वो अग्रेसिव एक्ट बढ़े। नेक्स्ट है कि दूसरों का अग्रेसिव बिहेवियर देखने की अपॉर्चुनिटीज कम करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन पे जो अग्रेसिव मूवीज दिखाती हैं जिसमें जो वायलेंट हीरो होता है उसकी तारीफ की जाती है, ये सब चीजें कम दिखानी चाहिए क्योंकि बच्चे और अडल्ट दोनों इससे सीखते हैं। नेक्स्ट है गरीबी और सामाजिक जो बुराइयां होती हैं उसकी वजह से भी अग्रेशन डेवलप होता है, क्योंकि जो गरीब इंसान होता है या जिसको इक्वालिटी नहीं मिली होती है वो फ्रस्ट्रेट होता है जिसकी वजह से अग्रेशन बढ़ता है। समाज की तरफ या पीस की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड लोगों का बढ़ाना चाहिए जिसकी वजह से उनके अंदर ये भावना आए कि मुझे शांति प्रिय होना है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल महात्मा गांधी जी ने दिया था अपनी अहिंसा की आइडियोलॉजी से। गांधी जी ने सत्याग्रह यानी कि सच की राह पर चलने की और अहिंसा, इन दोनों चीज को मिलाकर शांति का प्रतीक बनाया था और आज तक इन दोनों चीजों को शांति का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट है हेल्थ, यानी कि सेहत। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सेहत की जो डेफिनेशन दी है वो केवल शारीरिक तौर पर नहीं दी है। उन्होंने बायोलॉजिकल यानी शारीरिक, साइकोलॉजिकल यानी मानसिक और सोशल यानी सामाजिक, इन सारी चीजों को सेहत से जोड़ा है, यानी कि एक सेहतमंद इंसान शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर ठीक होना चाहिए और सेहतमंद होना चाहिए। कुछ लोग शारीरिक रूप से डिसेबल्ड होते हैं, विकलांग होते हैं, लेकिन तब भी वो बहुत सेहतमंद होते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्टीफन हॉकिंस, क्योंकि इनका जो मानसिक विकास है या मानसिक सेहत है वो बहुत अच्छी है। हमारा जो कल्चर है या समाज है वो भी जो सेहत है उसकी डेफिनेशन को बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल जो ट्रेडिशनल कल्चर्स होते हैं जैसे चाइनीज, इंडियन और लैटिन अमेरिकन, वो ये मानते हैं कि हमारी जो सेहत है वो हमारे शरीर में जो तत्व हैं उनकी वजह से बनती है या बिगड़ती है। इसके विपरीत जो वेस्टर्न कल्चर्स हैं जैसे अमेरिका और यूरोप, ये लोग ये मानते हैं कि एक शरीर जो है वो एक मशीन की तरह चलता है और जब मशीन खराब होती है तो उसको दवाइयाँ देना जरूरी होता है। वर्ल्ड हेल्थ की रिपोर्ट्स ने ये भी बताया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं जैसे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, इनमें ज्यादातर लोग कम्युनिकेबल डिजीजेस से मरते हैं। जो जो कम्युनिकेबल डिजीजेस वो होती हैं जो छूने से या और छूने के माध्यम से फैलती हैं। फॉर एग्जाम्पल HIV, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। इसके विपरीत जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें जो मृत्यु का कारण होता है वो होता है दिल से संबंधित बीमारियां, कैंसर और साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स।
ये डिफरेंसेस इसलिए हैं क्योंकि इन दोनों समाज में अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग तरह का अ, विचारधाराएं हैं और अलग तरह की इकोनॉमी है। नेक्स्ट है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ, यानी कि कौन कौन चीजें हैं जिसकी वजह से सेहत हमारी डिटरमाइन होती है। पहला है कॉग्निशंस, यानी कि लोग जो होते हैं वो अपने मेंटल रिप्रेजेंटेशंस यानी उनके दिमाग में जो चीजें होती हैं उसके हिसाब से अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं जो डॉक्टर को छोटी छोटी चीजों की वजह से भी दिखाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो मानते हैं कि हर बड़ी चीज के लिए भी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। अवेयरनेस लेवल और बीमारियों के बारे में जानकारियां जो होती हैं वो लोगों की विचारधाराएं बदलती हैं या प्रभावित करती हैं। दूसरा है व्यवहार। इसका एविडेंस बहुत ज़्यादा है कि हम जिस प्रकार के व्यवहार में रहते हैं उस वो हमारे सेहत को बदलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या सिगरेट्स पीते हैं तो हमारी सेहत बिगड़ती है। एक नया डिसिप्लिन बना है या नया सब्जेक्ट है जिसका नाम है बिहेवियर मेडिसिन। ये चीजें समझता है कि हम अपने डिस्ट्रेस को या डिजीज को कैसे खत्म कर सके, अपने व्यवहारों में बदलाव ला। लास्ट है सामाजिक फैक्टर्स या कल्चरल फैक्टर्स। इसका मतलब होता है कि हम जिस प्रकार के समाज में रहते हैं, जिस कल्चर में रहते हैं, वो हमारी सेहत को या हमारी शारीरिक चीजों को डिटरमाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो औरतों का स्टेटस है सेहत से संबंधित वो बहुत खराब है, क्योंकि उनका जो स्टेटस है वो बहुत भेदभाव के तौर पर देखा जाता है, इसलिए औरतों को अच्छी अच्छी मेडिकल हेल्प या सेहत नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ बिगड़ती है। नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन ऑन बिहेवियर, यानी टेलीविजन देखने की वजह से लोगों के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है। टेलीविजन जो है वो दोनों तरह का इम्पैक्ट देता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। रिसर्चर्स ने ये बताया है कि टेलीविजन ज्यादा अमाउंट में देखने की वजह से या वो बहुत इंफोटेनमेंट देता है, यानी कि इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट, वो जानकारी और एंटरटेनमेंट दोनों देता है एक अट्रैक्टिव फॉर्म में, जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। इसलिए लोग ज्यादातर टेलीविजन देखना पसंद करते हैं। ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो टेलीविजन देखने पर ज्यादा समय बिताते हैं आजकल। इसकी वजह से उनकी लिखने पढ़ने की आदत जो है वो घट गई है और बाहर खेलने की वजह से उनको शारीरिक दिक्कतें होती हैं। टीवी देखने की वजह से इंसान की जो कंसंट्रेट करने की क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है, उसकी जो क्रिएटिविटी होती है, नए नजरिए होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। एक तरफ अच्छे प्रोग्राम्स भी होते हैं जो बच्चों को अच्छे इंटरपर्सनल एटीट्यूड सिखाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे कुछ सीख सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी प्रोग्राम्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं और कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तकरीबन 40 साल पहले यूएसए और कनाडा में एक डिबेट हुआ था जिसमें ये टॉपिक था कि टेलीविजन का जो इफेक्ट है वो अग्रेसिवनेस पे कितना ज्यादा है, यानी कि जो टेलीविजन देखने की वजह से बच्चे कितना अग्रेसिव हो रहे हैं। टेलीविजन में जो वायलेंस दिखाया जाता है, जो अग्रेसिवनेस दिखाया जाता है, वो बच्चों में बहुत अग्रेसिवनेस की भावना ले आता है। एक और फिनोमिना है जिसको कहते हैं कैथार्सिस। इसमें ये बताया गया है कि वायलेंस देखने की वजह से कभी-कभी हमारा अग्रेसिव व्यवहार घट भी सकता है, क्योंकि जो हमारे अंदर व्यवहार होता है अग्रेसिवनेस का वो इतना ज्यादा बढ़ गया होता है कि वो टेलीविजन देखने की वजह से क्लीन हो जाता है एक ड्रेन पाइप की वजह से, इसलिए वो व्यवहार कम हो जाता है। नेक्स्ट है टेलीविजन देखने की वजह से अडल्ट्स में भी और बच्चों में भी एक कंज्यूमरिस्ट एटीट्यूड आ गया है, यानी कि वो जो भी इश्तहार या एडवर्टीजमेंट्स दिखाए जाते हैं उसकी वजह से बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर एक कंज्यूमर की भावना आती है कि मुझे ये चीज खरीदना है, ये चीज नहीं खरीदना है। लेकिन इन सब से हमें ये चीजें पता चलती हैं कि अनलिमिटेड टेलीविजन देखना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए हर चीज का जो लिमिट होती है उतनी ही देखनी चाहिए। हर चीज का अच्छा प्रभाव भी होता है, बुरा प्रभाव भी होता है। अगर आप टेलीविजन का अच्छा प्रभाव अपनाएंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे, लेकिन अगर आप उसको
अनलिमिटेड देखेंगे या उसका नेगेटिव एस्पेक्ट अपनाएंगे तो आपको बुराई महसूस होगी। इसके साथ हम चैप्टर 8 खत्म करते हैं। चैप्टर 8 या इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।